तो गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्ट्रिंग को कंप्लीट किया था एंड आज से हम लोग बिल्कुल ही नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है एक्सेप्शन। ठीक है, इसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो थ्रू आउट द जर्नी आपके साथ रहेगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग हर जगह काम आएगा, चाहे कोर हो, एडवांस हो, माइक्रो सर्विसेज हो, कोई भी टॉपिक हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपके एप्लीकेशन को रोबस्ट बनाता है। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, है ना? मतलब म्यूट कर लीजिए, नॉइज आ रहा है। म्यूट कर लें भाई, कहाँ से नॉइज आ रहा है? रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। मतलब कोई भी रन टाइम पे अगर एरर आती है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है, तो बजाय प्रोग्राम क्रैश होने के बहुत ही स्मूथ वे में उस प्रॉब्लम को हैंडल करके और एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो जावा के अंदर कंसेप्ट है, ठीक है, ये रन टाइम एरर के आने की वजह से एप्लीकेशन को एबनॉर्मली रुकने से बचाता है। कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका एप्लीकेशन बीच में ही बंद हो गया। बजाय बंद होने के, क्रैश होने के, क्या होगा? आपका जो एप्लीकेशन है वो नॉर्मली बिहेव करेगा, एबनॉर्मली बिहेव नहीं करेगा। मैं आपको एग्जांपल अभी दिखाऊंगा। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कि एन एक्सेप्शन इन जावा, एन एक्सेप्शन इन जावा, ठीक है, जावा के अंदर जो एक्सेप्शन है होता क्या है? वो होता है इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है या कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशन ऑकर हो जाती है। ठीक है, जावा में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आ जाए, कब? कब अनएक्सपेक्टेड इवेंट कब आ जाए भाई? दैट ऑकर्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, तो इसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाए या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आ जाए या आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली रुक जाए, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, मैं एक और पॉइंट लिखूंगा कि जब एक्सेप्शन आता है, जब कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आता है, तो होता क्या है? व्हेन व्हेन एन एक्सेप्शन व्हेन एन एक्सेप्शन ऑकर्स, जब एक एक्सेप्शन ऑकर होता है, व्हेन एन एक्सेप्शन ऑकर्स, द प्रोग्राम द प्रोग्राम टर्मिनेट्स टर्मिनेट्स एबनॉर्मली। आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाऊं आपको? देखो, एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा प्रोग्राम मैं बनाऊंगा, आप समझना बात। मैंने यहाँ पे क्या किया है भाई? एक स्कैनर लिया, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये हमने ले लिया। ओके, और फिर हमने क्या बोला? सिस आउट करवाया, सिस आउट एंटर नंबर वन। ठीक है, नंबर वन हमने लिया। उसके बाद हमने बोला एंटर नंबर टू। ठीक है, नंबर वन लेने के लिए हमने इंट नंबर वन इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट ले लिया। ठीक है,
एंड इसी तरह हमने नंबर 2 भी ले लिया, ठीक है, नंबर 2 भी ले लिया, नेक्स्ट इंट करवा लिया इसको भी, एंड देन 2 नंबर का डिवाइड किया, इंट x इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइड बाई नंबर 2, या इंट डिव ले लेते हैं, ज़्यादा सही नाम रहेगा। डिवीजन करवाया नंबर 1 नंबर 2 का, डिवाइड करवाया एंड देन सेस आउट करवाया हमने इनके रिजल्ट को। तो मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस डिव, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है। एंड देन हमने स्कैनर को क्लोज कर दिया। भाई प्रोग्राम में कोई एरर है? कहीं भी कोई एरर है प्रोग्राम में? नहीं ना, नहीं कोई एरर नहीं है। रन किया, नहीं सर। हमने रन किया, नंबर 1 ले लिया 10, नंबर 2 ले लिया 2, रिजल्ट 5 आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। फिर से भाई अब मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो n नंबर ऑफ पीपल के अराउंड स्प्रेड आउट हुआ। बहुत लोग दुनिया में मेरे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। एप्लीकेशन जब यूज़ किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन के अंदर यूज़र अपना इनपुट डालता है। जैसे फेसबुक में हम रजिस्ट्रेशन के दौरान इनपुट डालते हैं, हम कमेंट के दौरान इनपुट डालते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यूज़र के इनपुट की वजह से आपका अच्छा खासा प्रोग्राम क्रैश हो जाए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 10 और किसी ने इसको 0 से डिवाइड किया। 10 डिवाइड बाई 0 क्या होगा? एरर आएगा तो डिवाइड बाई 0 होता है अनडिफाइंड। यहाँ पे डिफाइन सर। हाँ, एक्सेप्शन आ गया। तो प्रोग्राम तो बिल्कुल सही था, लेकिन एक फॉल्टी इनपुट की वजह से आपके प्रोग्राम में एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ। उस अनएक्सपेक्टेड इवेंट को ही बोला जाता है एक्सेप्शन। एंड उस अनएक्सपेक्टेड इवेंट से हुआ क्या? आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली बीच में ही रुक गया। बीच में रुका कैसे? मान लो इस डिवीजन को प्रिंट कराने, देखो डिवीजन तो पहली बात प्रिंट हुआ नहीं। इसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एग्जिट, तो ये एग्जिट तो हमें आना चाहिए था, लेकिन आप ये देखो, आप ये देखो 10 लिया, 0 लिया, एग्जिट आया ही नहीं। इसका मतलब कि इस लाइन पे, लाइन नंबर 14 पे, यहाँ पे बताएगा ये, देखो जावा 14 बता रहा है, ये डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन आ रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो लाइन नंबर 14 पे जो एक्सेप्शन आया, इसके वजह से मेरा प्रोग्राम यहीं पे रुक गया। प्रोग्राम रुकता है भाई, मेरा प्रोग्राम कब रुकता है? हम मेन से शुरू करते हैं, मेन पूरा चलने के बाद तो प्रोग्राम रुकता ही है, लेकिन उसको बोलते हैं नॉर्मल टर्मिनेशन। प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो रहा है, इसमें समस्या नहीं है, प्रोग्राम मेरा एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है, इसमें समस्या है। टर्मिनेशन तो होता ही है ना हर हाल में, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोग्राम मेरा नॉर्मल तरीके से हो, ना कि एब नॉर्मल। तो एक्सेप्शन की वजह से एबनॉर्मल टर्मिनेशन होता है, प्रोग्राम बीच में ही रुक जाता है, जिससे आपका पूरा एप्लीकेशन स्मूथली रन नहीं कर पाता, ठीक है? तो एक्सेप्शन हम क्या समझ सकते हैं? एक्सेप्शन एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान आता है। इस अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट को बोलते हैं। इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से या इस एक्सेप्शन की वजह से प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट्स हो जाता है एबनॉर्मली, बीच में ही रुक जाता है। एंड अगर आपका एप्लीकेशन बीच में रुक गया तो कहेगा एप्लीकेशन, इसका मतलब कि आपका एप्लीकेशन रोबस्ट नहीं है, रोबस्ट मजबूत नहीं है, आने वाली समस्याओं का वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी परेशानी डाली गई, तुरंत बंद हो गया। तो अगर मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल करता हूँ इस जगह पे, तो गलत इनपुट डालने के बावजूद, एक्सेप्शन आने के बावजूद आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा। यही काम है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो जब एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा, बावजूद यूज़र इनपुट गलत डाला गया, बावजूद एक्सेप्शन आने के, अगर आपका प्रोग्राम बीच में न रुके, स्मूथली एक्ट करे, तो हम बोलेंगे अब रोबस्ट हो गया। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है? आपके एप्लीकेशन को रोबस्ट बनाता है। कैसे? आपके एक्सेप्शन को हैंडल करके। एक्सेप्शन को हम लोग रन टाइम एरर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, एक्सेप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, एक्सेप्शन इज
ऑल्सो कॉल्ड रन टाइम एरर्स। कई बार मतलब लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे भी आता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आप में से किसी ने पढ़ा है कि एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे आता है? नहीं सर, रन टाइम पे आता है। हाँ, रन टाइम पे ही आता है एक्सेप्शन। लेकिन मार्केट में पूछना कोई दोस्त वोस्त अगर कहीं पढ़े होंगे जावा वावा, तो वो ज़रूर बोलेंगे हाँ भाई कंपाइल टाइम पे भी एक्सेप्शन आता है, रन टाइम पे भी आता है। एक्सेप्शन हमेशा रन टाइम पे आता है, कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन नहीं आता। वो मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? वो एक प्रिकॉशनरी एक्सेप्शन होता है, एक्चुअल एक्सेप्शन रन टाइम पे ही आता है। एक्सेप्शन इज़ आल्सो कॉल्ड रन टाइम एरर। रन टाइम पे जो एरर आती है, उसी को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। जैसे हमारे इस प्रोग्राम में जो समस्या आई है, वो रन टाइम पे आई है, ठीक है? अभी डिटेल में बात करेंगे। तो एक्सेप्शन इज़ आल्सो कॉल्ड रन टाइम एरर। एक्सेप्शन को हम बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन एक्सेप्शन इज़ अ मैकेनिज़्म। एक्सेप्शन इज़ अ मैकेनिज़्म किस लिए? टू हैंडल रन टाइम एरर। एक्सेप्शन एक मैकेनिज़्म है टू हैंडल रन टाइम एरर। रन टाइम एरर को एक्सेप्शन हैंडल करता है। फिर वो क्या इंश्योर करता है भाई? ताकि आपका प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो, बीच में ना अटके। ठीक है? तो ये एक्सेप्शन का भाई इंट्रोडक्शन हुआ कि एक्सेप्शन एक्चुअली होता क्या है। एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, जिसकी वजह से प्रोग्राम आपका एबनॉर्मली बंद हो जाता है। अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करोगे तो एक्सेप्शन आने के बावजूद आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट न सॉरी एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है? अगर आप एक्सेप्शन यूज़ करते हो तो। तो कैसे एक्सेप्शन यूज़ किया जाए? कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ किया जाए टू हैंडल एक्सेप्शन? तो उसके लिए आपको एक्सेप्शन के पहले टाइप को समझना होगा कि एक्सेप्शन के टाइप क्या-क्या हो सकते हैं। या उससे पहले मैं आपको बता दूँ एक्सेप्शन को हैंडल करने का तरीका, ठीक है? हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन। टाइप चलो टाइप की बात बात बाद में करेंगे। पहले थोड़ा समझ लें बेसिक। हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हैंडल करने का एक ही तरीका होता है। एक्सेप्शन को हैंडल करने का सिर्फ़ एक ही तरीका होता है, ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है? ये एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाया गया है, जिससे आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपके घर में एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है? एक वॉशिंग मशीन है। अब ये वॉशिंग मशीन में कुछ खराबी आ गई, कुछ फ़ॉल्ट आ गया, ठीक है? तो इस वॉशिंग मशीन को आप अगर ठीक करना चाहते हैं, तो आपके पास टूल्स होने चाहिए। इस टूल से आप इसको ठीक कर सकते हो। ये नंबर 1 अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि आप इस वॉशिंग मशीन को लेकर के जाएँ मैकेनिक के पास। तो मैकेनिक भी इसको ठीक कर सकता है। 2 अप्रोच हुआ, या तो खुद ठीक करो या तो मैकेनिक के पास ले जाओ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैकेनिक के पास जब ले जाओगे तो वो क्या टूल्स का इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा। तो घूम फिर के अगर देखा जाए तो मशीन ठीक करने का एकमात्र तरीका हुआ टूल्स। जो दूसरा तरीका है वो एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम को थ्रो आउट किया जा रहा है दूसरे के पास। बोल सकते हैं? दूसरा जो तरीका है ये तो सिर्फ़ थ्रो थ्रो कर रहे हैं ना अपनी प्रॉब्लम को दूसरे के पास। यस सर। हाँ सर। तो ऐसे ही एक्सेप्शन हैंडलिंग में 2 तरीके होते हैं। मेन तरीका ट्राई कैच ब्लॉक होता है, लेकिन आप अगर एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना चाहते हैं, किसी दूसरे से करवाना चाहते हैं, तो आप एक्सेप्शन को थ्रोज़ करके अपना हेडेक खत्म कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास थ्रोज़ करेंगे,
उसको ट्राई कैच ही यूज़ करना पड़ेगा। मैं अभी आपको ये दिखा दूँगा करके। तो इसीलिए बोला जाता है कि 2 तरीके हैं, लेकिन जो एक्चुअल वे है वो यही है, बेस्ट प्रैक्टिस या ओनली वे भी आप बोल सकते हो, बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है? तो एक्चुअल वे तो यही है, बाकी ये तो एक है कि भाई एक्सेप्शन को थ्रो करने का तरीका, तो जहाँ थ्रो करोगे वहाँ ट्राई कैच ही यूज़ होगा। अभी प्रैक्टिकली बताएँगे तो समझ में आएगा। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने का जो एकमात्र तरीका है वो ट्राई कैच ब्लॉक है। आओ दिखाते हैं, कैसे होगा ट्राई कैच से। तो ट्राई कैच ब्लॉक से कैसे होगा? देखो, हम क्या कर सकते हैं, भाई इस प्रोग्राम में मेरा एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है? इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है? तो अब आपको ये दिमाग लगाना है कि एक्सेप्शन कहाँ-कहाँ आ सकता है। हम ये देख रहे हैं कि भाई एक्सेप्शन लाइन नंबर 14 पे आ रहा है, लेकिन इसके अलावा लाइन नंबर 9 पे भी एक्सेप्शन आ सकता है। कोई बोले एंटर नंबर 1, 10 की जगह TEN अगर डाल दें, एक्सेप्शन आ गया। नेक्स्ट इंट मेथड भाई नंबर लेने के लिए बना है, आपने स्ट्रिंग ले लिया, तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ गया, ठीक है? तो एक्सेप्शन यहाँ भी आ सकता है, 9 लाइन पे भी आ सकता है, 12 लाइन पे भी आ सकता है, 14 पे भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, अपने पूरे कोड को ही एक ब्लॉक में डाल देंगे, TRY, ट्राई ब्लॉक में। यहाँ ओपन करेंगे और यहाँ क्लोज़ कर देंगे। एंड इस ट्राई के अंदर अपने कोड को हमने डाल दिया। मैं थोड़ा इंडेंटेशन ले रहा हूँ, ज़रूरी तो नहीं होता जावा में, बट रीडेबिलिटी के लिए थोड़ा-सा मैं 1 मिनट यार, क्या हो रहा है यार ये? सेलेक्ट करके आगे कहीं नहीं बढ़ रहा है ये। पीछे आ जाओ भाई। हाँ, चलो ये हमने पूरे के पूरे कोड को ट्राई ब्लॉक में डाल दिया। अब ट्राई के साथ आप कैच ब्लॉक लगाएँगे, और भी ब्लॉक लग सकता है फाइनली वगैरह, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसके साथ हमने एक कैच ब्लॉक लगा दिया, ठीक है? एक कैच ब्लॉक लगा दिया इस तरह से। कैच ब्लॉक में यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे। अब देखो, ध्यान से बिल्कुल समझना, ये जो ट्राई ब्लॉक है, ये कहता है कि इस ब्लॉक के अंदर अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगा, तो हम प्रोग्राम को इमीडिएटली स्टॉप नहीं करेंगे, बल्कि कंट्रोल को जंप करा देंगे कैच ब्लॉक में। बट कैच ब्लॉक तभी रन होगा जब जिस टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है, उस टाइप का हम कैच बनाएँगे। तो मान लो कि इसके अंदर अभी एक एक्सेप्शन आ रहा था यहाँ पे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो मैंने बोला कि भाई देखो, अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आए तो मेरा कैच चला देना। अरिथमेटिक एक्स हर जो भी एक्सेप्शन आता है उस टाइप की क्लास बनाई हुई है, ठीक है? तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये ब्लॉक के अंदर अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया, तो कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को कैच कर लेगा। कैच करने का मतलब ये है कि जैसे ही इस लाइन पे आप डिवाइड बाय 0 करोगे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा, तो कंट्रोल यहाँ से तुरंत इमीडिएटली जंप करके कैच पे आ जाएगा, रुकेगा नहीं आप यहाँ पे। हाँ, ये कोड आपका नहीं चलेगा, ज़ाहिर-सी बात है ये कोड आपका नहीं चलने वाला, तो इमीडिएटली आपका कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल आने के बाद आप इसमें कुछ अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं, कि डू नॉट डिवाइड बाय 0, ऐसा। अब देखो मेरा प्रोग्राम, मैं सेम वही करूँगा, 10 डिवाइड बाय 0। देखिए, मैंने किया भाई 10 डिवाइड बाय 0, डू नॉट डिवाइड बाय 0। क्या मेरा प्रोग्राम रुका या प्रॉपर्ली चला? प्रॉपर्ली चला। प्रॉपर्ली। यहाँ पे एक समस्या है इस प्रोग्राम में कि ठीक है भाई, आप 0 लिए हैं तो रिज़ल्ट तो नहीं आया, लेकिन ये एग्ज़िट भी प्रिंट नहीं हुआ। तो अगर आप एन्श्योर करना चाहते हैं, अच्छा, आपका स्कैनर क्लोज़ भी नहीं हुआ होगा? ये इसी हाँ लाइन, सर। हाँ, इसी लाइन के तुरंत बाद कंट्रोल कैच पे कूद गया, और कैच चलने के बाद फिर मेन बंद हुआ, प्रॉपर्ली नॉर्मली टर्मिनेशन हुआ। तो आप स्कैनर को फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे रख लेते हैं, इस कैच के नीचे, इस तरीके से।
अब इसमें यहाँ नीचे रखने की समस्या है कि स्कोप नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्कैनर का जो स्कैनर टाइप का वेरिएबल है ये एक लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल जिस ब्लॉक में होता है उसके बाहर इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। तो कोई बात नहीं, स्कैनर में थोड़ी एक्सेप्शन आने वाला है, इसको बाहर रख लो, है ना? तो बाहर रख लो इस तरह से। तो थोड़ा-सा हमने अपग्रेड किया। इसमें अगेन एक समस्या है, जो समस्या मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए फिर हमें एक नया कांसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो वो कांसेप्ट पे जैसे ही आएँगे हम इसकी समस्या की बात करेंगे। खैर अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो 10 किया, 0 किया एंड डू नॉट डिवाइड बाय 0 भी आया और एग्ज़िट भी आया। परफेक्ट, ठीक है? तो इस तरीके से हमने अपने एक्सेप्शन को हैंडल किया। तो एक्सेप्शन हैंडल करने का जो तरीका होता है वो होता है ट्राई कैच ब्लॉक। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि ये जो कैच ब्लॉक है, ये सिर्फ़ अरिथमेटिक एक्सेप्शन को ही हैंडल कर सकता है। ओनली इट कैन हैंडल अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो अगर कोई दूसरा एक्सेप्शन आ जाए इस ट्राई ब्लॉक में, तो ये कैच एक्सेप्ट उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो जैसे अगर मैं टीईएन ले लूँ, तो देखो कैच मेरा नहीं चला। क्यों? क्योंकि टीईएन लेने से अरिथमेटिक नहीं, एक एक्सेप्शन आया जिसका नाम है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो ये कैच भाई इनपुट मिसमैच के लिए थोड़ी बनाया गया है, ये तो बनाया गया है भाई अरिथमेटिक के लिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप डबल कैच ब्लॉक, एक ट्राई के साथ डबल कैच ब्लॉक बना सकते हो। डबल बना के और दूसरे को बना दो इनपुट मिसमैच टाइप, इनपुट मिसमैच टाइप का बना दो। अगर आपने ऐसा कर दिया और आपने अगर रन किया, तो 10 डिवाइड बाय 0 के समय ये वाला, अच्छा इसमें कुछ और लिखना चाहिए ना। जब इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आएगा तो मैं लिखूँगा टेक इंट वैल्यू ओनली, ऐसे मैंने बोल दिया। तो देखना आप, तो 10 डिवाइड बाय 0 करेंगे, 10 डिवाइड बाय 0 करेंगे तो ये वाला कैच चला। लेकिन अगर मैंने किया भाई टीईएन टेक इंट वैल्यू ओनली, तो ये वाला कैच चला। तो आप अलग-अलग एक्सेप्शन के लिए अलग-अलग कैच ब्लॉक बना सकते हैं, सो दैट हर तरह के एक्सेप्शन आपके हैंडल हो जाएँ। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको खुद ही नहीं पता कि कौन-सा एक्सेप्शन आएगा। जब खुद ही नहीं पता कौन-सा एक्सेप्शन आएगा, तो आप एक ऐसा कैच बना सकते हो व्हिच कैन हैंडल ऑल द एक्सेप्शन। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही दे दूँ, ठीक है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर नहीं, ऑब्जेक्ट में समस्या आएगी ना, क्योंकि एक्सेप्शन नहीं आ पाएगा। तो मैं यहाँ पे इसके टाइप, एक्सेप्शन दिया भी चलेगा ना सर? हाँ, हाँ, एक्सेप्शन दे सकते हैं। हायरार्की का पार्ट देंगे ना। मैं थोड़ा-सा उसमें चला गया था इनहेरिटेंस, प्योर इनहेरिटेंस में। तो अब देखो यहाँ पे ये एक्सेप्शन क्या कहता है, जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस हैं, उन सभी का जो पैरेंट है वो है थ्रोवेबल। अभी हम हायरार्की बताएँगे आपको, ठीक है? थ्रोवेबल ये है। तो आप एक थ्रोवेबल या एक्सेप्शन टाइप का कैच बना सकते हो। देखो ये कैसा है ना, मैं बताता हूँ। मैं एक हायरार्की बनाता हूँ। एक्सेप्शन, जब भी कोई एक्सेप्शन ऑकर होता है तो सारी एक्सेप्शन क्लासेस बना के रखी गई हैं। वो एक्सेप्शन क्लासेस एक हायरार्की में है। सबसे ऊपर है थ्रोवेबल, ठीक है? उसके नीचे है एक्सेप्शन, ठीक है? ये इस तरह से क्लासेस बनाई। थ्रोवेबल क्लास है, उसकी चाइल्ड है आपकी एक्सेप्शन क्लास, ठीक है? इस तरीके से। फिर इसकी भी चाइल्ड है। एक्सेप्शन की चाइल्ड बहुत सारी हैं, बहुत सारी चाइल्ड, जैसे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, सॉरी एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे एसक्यूएल एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है? मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है? फिर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, हाँ, कहिए? सर प्रोग्रामर के दो चाइल्ड है ना, एक एक्सेप्शन और एक एरर ना? हाँ, एरर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्सेप्शन के टर्म में चीज़ों को समझ ओके रहे ओके। हैं। हाँ हाँ। तो क्लास एसक्यूएल एक्सेप्शन है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ऐसे बहुत सारी चाइल्ड हैं। एक खास चाइल्ड है इसकी, खास चाइल्ड है, ये सिर्फ़ 2 नहीं है ना, मतलब मैं सिर्फ़ इसके इस रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, बहुत सारी एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, बहुत सारे हैं इसके चाइल्ड। एक इसकी खास चाइल्ड है, जिसका नाम है रन टाइम एक्सेप्शन। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये रन टाइम एक्सेप्शन।
और इसकी चाइल्ड हैं भाई बहुत सारी, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। इसी तरह जैसे हम लोग का भी आया था एक प्रॉब्लम, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो ऐसे बहुत सारी, 2 ही नहीं है ना, ये ध्यान रखना, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2 लिख रहा हूँ, अब सारा नहीं लिखे बैठेंगे तो भाई पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, तभी शायद बची रह जाए क्लास। तो इस तरीके से मतलब एक हायरार्की है। तो अगर आप इनहेरिटेंस तो पढ़े ही हो, तो अगर आप एक कैच बना रहे हो, आप एक कैच बना रहे हो, ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप का, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप का, तो इट कैन हैंडल ओनली अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अगर आप एक कैच बना रहे हो, इनपुट मिसमैच टाइप का, आईएम लिख देता हूँ, इट कैन हैंडल ओनली इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। लेकिन अगर मैं एक कैच बना दूँ रन टाइम एक्सेप्शन टाइप का, तो किसको हैंडल कर लेगा? Arithmetic and input box. हाँ, दोनों को, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट रन टाइम एक्सेप्शन टाइप का है। तो रन टाइम एक्सेप्शन में अरिथमेटिक एक्सेप्शन का भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, इनपुट मिसमैच का भी आ सकता है। और अगर मैं एक कैच बना दूं एक्सेप्शन टाइप का, तो सब कुछ हैंडल कर लेगा, सारे हो जैसे सारे एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा, फिर कुछ समस्या ही नहीं बचेगी, है ना? तो इसीलिए आप एक जनरल एक्सेप्शन क्लास बना सकते हो। मैंने एक्सेप्शन टाइप की बना दी, आप चाहो तो रन टाइम एक्सेप्शन ही बना सकते हो, मैं एक्सेप्शन टाइप की बना रहा हूँ, एक्सेप्शन, एंड यहाँ मैंने कर लिया एक्सेप्शन। तो अब क्या होगा, इसमें हम रख देते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि ये भाई किस वजह से आएगा ये एक्सेप्शन। पता होता तो मैं उस टाइप का एक्सेप्शन नहीं लिखता, हमें खुद नहीं पता, तो हम लिख देते हैं समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ इस तरीके से। तो अब ये वाला कैच तो यहाँ आने की संभावना नहीं है, क्योंकि भाई 2 ही एक्सेप्शन ही आ सकता है, या तो अरिथमेटिक आ सकता है या तो इनपुट मिसमैच। लेकिन अगर इफ इन केस आ ही गया, चलो ज़बरदस्ती लाया जाए, स्ट्रिंग s इज़ इक्वल टू नल, एक स्ट्रिंग में नल है और मैं स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करूँ, एक्सेप्शन आएगा? नल की लेंथ होती नहीं है, तो नल पे जब मेथड चलेगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। तो मैं 10 डिवाइड बाई 2 करूँगा, समथिंग वेंट रॉन्ग आया। क्यों आया भाई? 10 लिया, कोई एक्सेप्शन इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन नहीं आया, 2 लिया, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन नहीं आया, 10 डिवाइड बाई 0 नहीं है, 2 है, अरिथमेटिक भी नहीं आया, रिजल्ट भी 5 प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आया नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो नल पॉइंटर ये हैंडल नहीं कर पाया, ये हैंडल नहीं कर पाया, बट इट कैन हैंडल एनी एक्सेप्शन, सो यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग हमारा आया। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको नहीं पता है कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, तो आप एक जनरल एक्सेप्शन क्लास बना सकते हो। लेकिन इसमें एक जो पैटर्न है वो आप ये यूज़ करोगे, कभी भी जनरल एक्सेप्शन क्लास को आप ऊपर नहीं रखोगे। ऊपर रखोगे तो कंट्रोल कभी नीचे पहुँच ही नहीं पाएगा क्योंकि ये क्या करता है, ये जंप नहीं करता ना स्विच की तरह। अब यहाँ पे क्या है, मान लो अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया, तो क्या ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है? हाँ सर, जनरल एक्सेप्शन है भाई, किसी को भी कर सकता है, तो कंट्रोल यहाँ पे पहुँचेगा नहीं, अनरीचेबल कोड, ये अनरीचेबल कोड। तो इसीलिए अगर आप भाई पेरेंट एक्सेप्शन हायरार्की की पेरेंट क्लास दे रहे हैं और चाइल्ड भी दे रहे हैं, तो चाइल्ड को ऊपर रखें, पेरेंट को नीचे रखें, नहीं तो पेरेंट ही सब हैंडल कर ले, पता चले, है ना? पेरेंट ही सब अगर हैंडल कर लिया तो चाइल्ड पे मौका नहीं आएगा। इसीलिए पेरेंट वाले को या जनरल जो एक्सेप्शन क्लासेस हैं उनको आप नीचे रखेंगे। समझ गए सारा खेल यहाँ पे हैंडल करने का? जी सर। यस सर। अच्छा, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब जो मैं दूसरा तरीका मैंने यहाँ बोला, ठीक है? दूसरा तरीका जो कि था हमारा थ्रोस का, इसकी बात करते हैं, ये कब काम आता है? कहिए। सर और दो स्टफ ऐड करना था। एक तो हम एक्सेप्शन के नीचे उसका चाइल्ड नहीं लिख सकते, मतलब एक्सेप्शन ई अगर हमने कैच में लिखा है और उसके दूसरे नीचे ब्लॉक में कैच अरिथमेटिक लिखा है तो एरर दे देगा। करेक्ट। और अगर हम फर्स्ट अरिथमेटिक लिख रहे हैं
उसके बाद एक्सेप्शन लिख रहे हैं और उसके बाद अरिथमेटिक वापस से लिख रहे हैं, तो ये भी एरर देगा, करेक्ट हाँ ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिर जो लास्ट वाला होगा वो अनरीचेबल हो जाएगा। हाँ, ये और दो सेम नाम के कैच ब्लॉक में एक्सेप्शंस नहीं लिख सकते। जैसे दो अरिथमेटिक हमने लिख दिए तो वो भी मीनिंग है, एरर हाँ उसका कोई देगा। मीनिंग ही नहीं है। हाँ हाँ, नहीं जस्ट लाइक ऐसे अगर इंटरव्यू ने पूछा तो हाँ जैसे आप सॉर्ट करने मतलब के ये लिए। बोल लो कि अगर आपने मान लीजिए ये कर दिया, तो ये अर्थमेटिक जब अर्थमेटिक को खींच ही ले रहा है तो फिर इस तक तो कोड पहुंचेगा ही नहीं ना, ऐसा है। समझ रहे हैं ना बात को? तो आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सर, हाँ मैं सर, समझ हाँ रहा हूँ, सर। मैं समझ हाँ तो ये तो था भाई एक तरीका एक्सेप्शन को हैंडल करने का। देखो अभी ना जावा अपनी आसान हो गई। ऊप्स पढ़ लिए ना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है चीज़ें, आसान है। ऊप्स में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है भाई, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ये है, वो है। अभी सिंपल चलेगा। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने का एक तरीका देखा आपने, ट्राई किया, ये एक्चुअल तरीका है। रोज़ से हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को भगाते हैं, चलो भाई निकलो यहाँ से। कैसे भाई? देखो, मान लो ये प्रोग्राम कुछ ऐसा, एक टेस्ट नाम की मेरे पास क्लास है, चलो बनी-बनाई क्लास मिल गई और इसके अंदर एक मेथड है टेस्ट ईएक्सपी, ठीक है? कुछ ऐसा, एक क्लास का एक मेथड है सिंपल सा, टेक्स्ट ईएक्सपी नाम से, ठीक है? और इसको राइट में लाते हैं इधर। ये पूरा कोड समझ लो, यहाँ नहीं है, ये पूरा कोड भाई यहाँ है, ठीक है? पूरा कोड हमने इधर लिख दिया। थोड़ा-सा फॉर्मेट करें इसको एंड ये हटाते हैं स्पेस एंड ठीक है। दिख रहा है ना आप लोगों को सारा? इतना सही है ना? हाँ सर। हाँ सर। ये पूरा टेस्ट ईएक्सपी मेथड में आपने कोड डाल दिया, ठीक? और अब मैंने यहाँ मेन मेथड से क्या किया, मैंने अपने इस कोड को चलाया, ठीक है? मैंने किया टेस्ट टेस्ट इज़ इक्वल टू न्यू टेस्ट और मैंने किया टेस्ट डॉट टेस्ट एक्सेप्शन। चला है भाई, बहुत अच्छी बात है। एक्सेप्शन चला, हम ये मेथड चला और अगर कोई एक्सेप्शन अगर आया, तो ये खुद ही हैंडल कर लेगा, ये मेथड खुद ही हैंडल कर लेगा, ठीक है? 10 डिवाइड बाय 0 इसने खुद ही हैंडल कर लिया और ये एग्ज़िट में यहाँ न लिख करके, यहाँ न लिख करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ एग्ज़िट हो रहा है, तो हमारा कंट्रोल जब टेस्ट ईएक्सपी पे जाएगा, अगर कोई एक्सेप्शन आया तो कैच पे जंप होगा, फिर स्कैनर क्लोज़ होगा, वापस कंट्रोल होगा, एग्ज़िट होगा एंड दैट्स इट। हमें भाई आउटपुट मिल जाएगा 10 डिवाइड बाय 0, ठीक है, अच्छा है। एग्ज़िट 2 बार क्यों आ रहा है? भाई एग्ज़िट 2, सर पहले हाँ, एग्ज़िट 2 बार क्यों आया यार? उम्म, यहाँ पे कहीं एग्ज़िट लिखा है क्या हमने? डू नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है? पर सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन में ऐसी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। हुँ, बग है सर, बग है। बग है, ऐसा बग भाई, बग अब ये क्या आ रहा है, ठीक है? राइट क्लिक करके रन कर लें ढंग से ज़रा, अभी सही हो गया, ठीक है? तो चलो सही है। तो कभी-कभी ऐसा हो तो राइट क्लिक करके रन कर लिया करो प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो ये हमारा परफेक्ट आपको दिख रहा है कि भाई हमने डिवाइड बाय 0 किया तो इसने हैंडल कर लिया। अब जब आप एक मेथड में कोई लॉजिक लिख रहे हो, अब यहाँ पे एक बात को समझना जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एकदम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसकी ज़रूरत पड़ती है। देखो समझो, आप एक आपको एक सिस्टम पे बैठाया गया जहाँ पे आपको एक बोला गया एक मेथड पे आपको काम करना है। एक मेथड है m1 नाम का, इसमें आपको कोड लिखना है। अब आपने कोड लिखना चालू किया, एक कोड लिखा कुछ लाइन का, ठीक है? कुछ लाइनें कोड लिखा आपने। फिर आपने बोला कि अगर इन कोड में अगर कोई भी एक्सेप्शन आया, तो मैं इस एक्सेप्शन को यहीं पे हैंडल करूँगा, ठीक है? एंड आउटपुट दूँगा समथिंग वेंट रॉन्ग,
ये आपने आउटपुट दे दिया। अब इस M1 मेथड को अगर कोई कॉल करेगा, ठीक है, किसी ने M1 मेथड को कॉल किया और अगर कुछ दिक्कत आई, तो समथिंग वेंट रॉन्ग प्रिंट होने के बाद कंट्रोल वापस जाएगा, है ना? हाँ सर। हाँ। ये जो यूज़र है इस ठीक है, जिसने इस आपकी बनी बनाई लाइब्रेरी को कॉल किया, इस यूज़र ने जब इसको कॉल किया, कुछ दिक्कत हुई तो उसको समथिंग वेंट रॉन्ग मिला, बट यूज़र ऐसा नहीं चाहता था। यूज़र चाहता था कि अगर कोई एक्सेप्शन आए, तो मैं प्रिंट करूँ इनवैलिड इनवैलिड। यूज़र चाहता था कि मैं इनवैलिड प्रिंट करूँ, पर क्या यूज़र आपके लिखे-लिखाए कोड को बदल सकता है? हाँ? नहीं सर। नहीं बदल नहीं सकता। उसने फ़ोन करके बोला भाई इनवैलिड लिख दो, चलो आपने इनवैलिड लिख दिया। लेकिन जो यूज़र 2 है, भाई एक मेथड को एक ही लोग थोड़ी कॉल करेंगे। इसने जब कॉल किया इसी सेम मेथड को और इसको जब रिस्पॉन्स मिला, तो इसने फ़ोन करके बोल दिया था इनवैलिड लिख दो, तो आपने चलो इनवैलिड लिख दिया। लेकिन यूज़र 2 बोला नहीं मुझे इनवैलिड नहीं चाहिए, मुझे समथिंग वेंट रॉन्ग ही चाहिए था। यूज़र 1 और यूज़र 2 दोनों ही इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, दोनों की ही प्रॉब्लम आने पे आप कोई एक ही ना आउटपुट दोगे, एक एक्सेप्शन के लिए? हाँ सर। हम ऐसा नहीं चाहते हैं भाई, हम ये चाहते हैं कि यूज़र अपने अकॉर्डिंग इस एक्सेप्शन को हैंडल करें, भाई तुम्हें जो लिखना है लिखो, हम इस चीज़ का हेडेक नहीं लेंगे। अगर आपको फिक्स अगर आपको अ, फिक्स तौर पे अगर आपको एक्सेप्शन हैंडल करना है, फिक्स आउटपुट देना है तो लिख दो ट्राई कैच। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस मेथड के अंदर आने वाले एक्सेप्शन को अलग-अलग यूज़र्स अपने अकॉर्डिंग हैंडल करें, तो आप यहाँ पे ट्राई कैच न लगा करके एक्सेप्शन को आप करेंगे थ्रोज़। थ्रोज़ करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक्सेप्शन आया तो वो हैंडल ना हो करके वो यूज़र को पास कर दिया जाएगा। वो एक्सेप्शन वो इस यूज़र के पास पहुँच जाएगा, फिर वो अपना करे ट्राई कैच लगा के हैंडल। इसी तरह यूज़र 2 अगर इसको कॉल किया इस मेथड को एक्सेप्शन आया, तो एक्सेप्शन इनको पास कर दिया जाएगा, लो भाई पकड़ो ये एक्सेप्शन आ रहा है, अब तुम्हें जैसे हैंडल करना है कर लो। ये अपने कैच में अपना आउटपुट लिख देंगे, ये अपने कैच में अपना आउटपुट लिख देंगे। तो यही है थ्रोज़ का यूज़। तो थ्रोज़ से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं या जस्ट पुश कर रहे हैं यूज़र के पास? पुश कर रहे हैं यूज़र के हाँ। पास। जस्ट क्या कर रहे हैं। हाँ, तो ये थ्रोज़ होता कहाँ है? ये कॉलर के पास थ्रोज़ होता है, जो मेथड को कॉल करते हैं, ये कॉलर्स हैं। तो एक मेथड के अंदर अगर आप एक मेथड में अगर आप थ्रोज़ कीवर्ड लगाते हो, तो उसके अंदर जो भी एक्सेप्शन आता है, उस मेथड को जहाँ कॉल किया जाता है, वो एक्सेप्शन वहाँ चला जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी क्या हो रहा है भाई कि ये इस तरीके से फिक्स आउटपुट लिखा हुआ है। यूज़र फिक्स आउटपुट नहीं चाहता भाई। कोई यहाँ से मेथड को कॉल किया है, कोई दूसरी जगह से कॉल किया है। ये मेथड n नंबर ऑफ प्लेसेस से कॉल किया गया है। सबको अपना-अपना आउटपुट चाहिए। हमने फिक्स कर दिया, तो इसको हटाया हमने। हमने बोला नहीं भाई, ट्राई कैच नहीं लगाया हमने। ठीक है, ट्राई कैच हमने लगाया ही नहीं। लो भाई, ठीक है। बजाय ट्राई कैच लगाने के एक्सेप्शन तो अगेन यहाँ पे आ सकता है। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे थ्रोज़ कर दिया, ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन। सॉरी क्लास पे नहीं होता यार मेथड पे होता है। ठीक है, गलत जगह लगा रहा हूँ तो कहाँ से होगा? तो यहाँ पे हमने लगाया थ्रोज़ रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन मैं क्यों लगा रहा हूँ इसकी बात थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ थ्रोज़ एक्सेप्शन भी कर सकता था, ठीक है? थ्रोज़ एक्सेप्शन भी मैं कर सकता था लेकिन मैंने यहाँ रन टाइम क्यों लगाया इसकी ये बात आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी या अगर टाइम नहीं रहा तो फिर कल समझ में आ जाएगा। तो थ्रोज़ रन टाइम एक्सेप्शन मैंने लगाया। कहिए कोई दिक्कत है? सर ये हम रन टाइम एक्सेप्शन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब भी हम यूज़र एक्सेप्शन करते हैं तो उसको अनचेक्ड एक्सेप्शन में ही डालते हैं, राइट? उसकी वजह से। ज़रूरी नहीं है हम चेक्ड भी डालते हैं, लेकिन अभी चेक्ड का कांसेप्ट नहीं पढ़ा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ओके, ओके। वो फ़ोर्स करने लगेगा हैंडल करने के लिए। तो हमने यहाँ पे थ्रोज़ कर दिया
रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है? यहाँ से हमने थ्रोस कर दिया। थ्रोस करने का मतलब ये है कि जैसे आपने एक्सेप्शन 10 किया, 0 किया, ठीक है? तो आप देखिए कि एक्सेप्शन हमारा थ्रो हुआ है यहाँ लाइन नंबर 7 पे, ठीक है? जहाँ आपने मेथड को कॉल किया। तो एक्सेप्शन को थ्रोस करने से क्या मेरा एक्सेप्शन हैंडल हुआ? नहीं। कहाँ हुआ? तो कोई अगर ये बोले कि एक्सेप्शन को हैंडल करने का एक तरीका थ्रोस भी है, तो वो गलत बात है। तो हमने फिर हाउ टू हैंडल में क्यों लिखा? क्योंकि ये हैंडल नहीं करता है, बट कम से कम इतना करता है कि आपके एक्सेप्शन को उस मेथड से हटा के दूसरे जगह पुश करता है। इसीलिए मैंने इसके अंदर लिखा है, लेकिन मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में ये एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता, सिर्फ पास ऑन करता है। तो देखो थ्रोज लगाने से भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ। अब एक्सेप्शन को हैंडल कहाँ किया जाएगा? एक्सेप्शन को हैंडल यहाँ किया जाएगा। ने मेथड को कॉल किया, तो ये अपना भाई लगाएगा ट्राई, ठीक है? ये अपना लगाएगा कैच, ठीक है? अब इसको जैसे करना है वैसे करे भाई, तो जैसे करना है वैसे करे। इसने रन टाइम एक्सेप्शन टाइप का एक ही एक्सेप्शन बना लिया, या हो सकता है ये अलग-अलग एक्सेप्शन के लिए अलग-अलग कैच बनाए। अब तो यूज़र पे हो गया ना, ये तो यूज़र के हिसाब का हो गया। एक एक यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, कहीं और से कॉल करूँगा तो 3 कैच लगा लूँगा, कहीं और से करूँगा तो 2 कैच लगा लूँगा। अब ये यूज़र स्पेसिफिक हो गया। यूज़र जैसे चाहे वैसे हैंडल करे, तो इसने लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है? अब देखिए, जैसे ही रन किया हमने, 10 किया, 0 किया, समथिंग वेंट रॉन्ग, एग्ज़िट। अब हुआ क्या? जैसे ही मेरा इस लाइन पे एक्सेप्शन आया, भाई डिवाइड बाय 0 किया है ना, एक्सेप्शन तो आएगा ही। जैसे ही एक्सेप्शन आया, तो प्रोग्राम एब्नॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ, बल्कि इस एक्सेप्शन को थ्रोस किया गया कॉलर के पास। एक्चुअल में थ्रोस ने अपना काम कर दिया था, उसने एक्सेप्शन को यहाँ से ढकेल दिया, अपना काम करके कॉलर के पास एक्सेप्शन को थ्रो किया। यहीं से कंट्रोल वापस जाएगा, और इस बार कंट्रोल के साथ-साथ एक एक्सेप्शन भी जाएगा। तो अगर आपने वो एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल नहीं किया, तो यहीं प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने ट्राई कैच लगा दिया, तो जैसे ही वो एक्सेप्शन यहाँ पे आया, तो ट्राई ने हैंडल करके कैच चलाया, एंड देन समथिंग वेंट रॉन्ग प्रिंट हुआ, देन एग्ज़िट हुआ। समझे थ्रोस का यूज़? हाँ सर। तो ये एक्सेप्शन को कॉलर के पास भेजने के लिए होता है। अब ये इसका देखो बेनिफिट क्या है? अगर मान लो मैंने एक और लॉन्च बना लिया, मैंने एक और लॉन्च 2 बना लिया, ठीक है? लॉन्च 2, अब इसमें से मैं सेम मेथड को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया इनवैलिड। तो भाई ये अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, वो अपने हिसाब से हैंडल करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ गया ना, तो इनवैलिड आ रहा है। यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए हम थ्रोस का यूज़ करते हैं, या कॉन्क्रीट लॉजिक लिखना है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, तो ट्राई कैच लगाते हैं। ट्राई कैच तो हर हाल में लगता है। अब ये बस देखना है कि ट्राई कैच आप अपने कॉन्क्रीट लॉजिक में लगाओगे या यूज़र के पास पास ऑन करोगे। दैट इज़ थ्रोस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हुँ। चलें आगे बढ़ें? पूछना था सर। चलो ये तो हो गया इतनी बात। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बड़े ध्यान से समझ लेना। ठीक है, एक सर हाँ, बोलिए। सर अगर हम जो मेन मेन मेथड के अंदर हम वो हैंडल ना करके उसमें भी थ्रो मतलब लिख के मतलब फॉरवर्ड कर दे तो क्या होगा सर? एक्सेप्शन जेवीएम के पास जाएगा, और फिर वो एक्चुअली वो हैंडल नहीं होगा फिर। करके दिखाएँ? वो जेवीएम वापस डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को ही देगा, हाँ, वापस प्रोग्राम हाँ, तो टर्मिनेट हो उससे जाएगा। कुछ नहीं होगा, वो मतलब जो आपका एक्सेप्शन जो आया है वही एक्सेप्शन को प्रिंट कर देगा। हैंडल नहीं होगा ना सर नहीं फाइनली? होगा, नहीं होगा। रोज़ रन टाइम एक्सेप्शन ये आपने कर दिया। मतलब एक्सेप्शन आपका यहाँ पे ढकेला गया, और इस मेथड में एक्सेप्शन आया, उसको थ्रोस कर दिया गया जेवीएम के पास, तो कुछ नहीं होगा भाई। 10 डिवाइड बाय 0 एग्ज़िट चला? नहीं चला, मतलब हैंडल नहीं हुआ। ठीक है? तो इसीलिए हमने बोला ना कि सिर्फ़ ट्राई कैच ही एकमात्र तरीका है एक्सेप्शन हैंडल करने का। ट्राई के साथ फाइनली-वाइनली भी यूज़ किया जाता है, वो ठीक है, लेकिन ट्राई कैच जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस है एक्सेप्शन को हैंडल करने का। कहें?
सर एक हमारे पास थ्रोज है और एक थ्रो भी है ना? थ्रो का थ्रो यूज़ एक बताएँगे, वो कस्टम एक्सेप्शन के लिए होता है। हम्म। वो तो आगे आएगा। थ्रो मतलब अपने आप किसी मनचाहे एक्सेप्शन को थ्रो करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन वही एक्सेप्शन आएगा जैसा एक्सेप्शन इंटरनली क्रिएटेड है। लेकिन आप अपने यूज़र इनपुट के हिसाब से अपना कोई मनचाहा एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं, उसके लिए है वो। वो उसकी बात करेंगे आगे कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग में। अच्छा, अब आ जाइए टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। हेडिंग डालता हूँ, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के भी टाइप होते हैं। 2 टाइप होता है आपका। एक होता है आपका चेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन, और दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। देखो जितनी भी एक्सेप्शन है ना उनकी क्लासेस बनाई गई हैं। तो सबसे पहले हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन-सी क्लास चेक्ड की कैटेगरी में आती है और कौन-सी क्लास अनचेक्ड की कैटेगरी में आती है। तो जो भी क्लासेस रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड है, चाइल्ड ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन, इंक्लूडेड रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है? रन टाइम एक्सेप्शन एंड इट्स चाइल्ड लिखते हैं ना, रन टाइम एक्सेप्शन एंड इट्स चाइल्ड एंड इट्स चाइल्ड। जितनी भी क्लासेस बाय रन टाइम एक्सेप्शन या उसकी चाइल्ड हैं, वो सब अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। अभी बात करेंगे अनचेक्ड क्या होता है, पहले थोड़ा समझ लें कि अनचेक्ड हम पहचानें कैसे। और जितनी भी क्लासेस एक्सेप्शन या एक्सेप्शन की चाइल्ड है, एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एंड इट्स चाइल्ड। अब इसकी चाइल्ड तो रन टाइम भी है ना, तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्ट, ये सारी चेक्ड की कैटेगरी में आते हैं। मतलब हायरार्की अगर देखें तो ये वाली जो है ना एक्सेप्शन की चाइल्ड, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, है ना, इनपुट आउटपुट आईओ एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, है ना, ऐसे जितने एक्सेप्ट जो भी एक्सेप्शन की चाइल्ड हैं, एक्सेप्ट दिस, जितनी भी चाइल्ड है वो सब चेक्ड एक्सेप्शन की उनको बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। और जो रन टाइम या उसकी चाइल्ड है उनको बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये जो पूरे हैं ये वाले, ये हैं हमारे चेक्ड, ठीक है, और इधर वाले पूरे हैं अनचेक्ड। अब चेक्ड और अनचेक्ड में फ़र्क क्या है? देखो, इसमें ही बताते हैं ना। चेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होते हैं जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ऑकर होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब मैं लिख देता हूँ कि ऑकर ऑकर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। एक एग्जांपल आपको हम समझाते हैं कि मान लो आपने जावा का एक कोड लिखा है, ठीक है, जावा का आपने एक कोड लिया, मैं यहाँ नहीं यहाँ नीचे समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपने जावा का एक कोड लिखा है, ठीक है, ये कोड है, इस कोड में आपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी की है, ठीक है, ये आपका जावा है और यहाँ पे आपका सिस्टम में डेटाबेस मायस्क्वेल, ओरेकल, हम लोग जेडीबीसी में पढ़ेंगे ये सब चीज़ें, हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका डेटाबेस है और ये कोड है भाई डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने का, ठीक है। आपने भाई यहाँ से कनेक्टिविटी की है, ये कोड जो है ये पूरा प्योर कोड है भाई डेटाबेस कनेक्टिविटी का, डीबी कनेक्शन के लिए। तो जब आप इस कोड को रन करेंगे तो जो कनेक्टिविटी होगी वो एक्सटर्नल डेटाबेस से होगी, जावा के किसी इनबिल्ट लाइब्रेरी से तो कनेक्ट कर नहीं रहे,
डेटाबेस तो एक्सटर्नल है ना, हाँ सर। डेटाबेस तो एक्सटर्नल है। अच्छा एक बात बताओ कि जब हम स्कैनर क्लास बनाते हैं और रन करते हैं, तो रन टाइम पे क्या ये संभावना है कि स्कैनर क्लास का कोई मेथड मिले ही ना? नहीं सर, वो तो लाइब्रेरी, इंटरनल तो लाइब्रेरी। लाइब्रेरी है, तो इंटरनल लाइब्रेरी में कोई रिस्क नहीं है कि रन टाइम पे मिले ना मिले। अगर कंपाइल टाइम पे मिल गया है तो रन टाइम पे चलेगा ही। तो इंटरनल लाइब्रेरी जो होती हैं, जो इंटरनल लाइब्रेरी होती है उसमें कोई रिस्क नहीं होता है। लेकिन अगर आपने कोई जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखा है, आपने एक यूआरएल लिखा है, आपने एक यूआरएल लिखा है भाई कि पोर्ट ये आईपी एड्रेस दिया है और आपने एक पोर्ट नंबर दिया है और इस पोर्ट नंबर में एक डेटाबेस का नाम दिया है। तो कंपाइल टाइम पे थोड़ी पता होता है कि भाई ये डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं होगा। वो तो रन जब करोगे तब वो कंट्रोल जाएगा और चेक करेगा और अगर होगा तो कनेक्शन रिटर्न कर देगा। लेकिन हो सकता है कि रन टाइम पे आपको ये डेटाबेस मिले ही ना, आपका डेटाबेस क्रैश हो जाए, अनइंस्टॉल हो जाए, डिलीट हो जाए। हो सकता है, संभावना है। हाँ सर, एपीआई की तरह। हाँ, तो जो एक्सटर्नल जो रिसोर्सेज़ होते हैं, जावा उसमें श्योर नहीं होती है। जावा श्योर नहीं होती कि भाई काम सही होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आप कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेज़ से कनेक्ट होने वाली क्लासेस को यूज़ करते हैं या एक्सटर्नल रिसोर्सेज़ से कनेक्ट करने वाले किसी मेथड को यूज़ करते हैं, तो जावा कहती है कि भाई उस मेथड कॉलिंग को आपको कंपल्सरी ट्राई कैच में डालना है। कंपल्सरी उसको ट्राई कैच में डालना है और वैसी वैसे और वैसे एक्सेप्शन को जो उस मेथड में आ सकते हैं, वैसे एक्सेप्शन को बोला जाता है चेक्ड एक्सेप्शन। मतलब चेक्ड एक्सेप्शन ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, देखो मैं ऊपर लिखता हूँ। चेक्ड एक्सेप्शन ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आते हैं, इंटरनल फैक्टर की वजह से नहीं आते। तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जब कोई एक्सेप्शन आता है तो यहाँ पे एक प्रिकॉशन लिया जाता है, एक प्रिकॉशन लिया जाता है और कंपाइलर आपको फ़ोर्स करता है ट्राई, कैच या थ्रोस के लिए। कंपल्सरी आपको ट्राई, कैच या थ्रोस आपको लगाना ही पड़ेगा। कब? कंपाइल टाइम पे ही। कंपाइल टाइम पे है। इसलिए नहीं कि एक्सेप्शन आ रहा है, बल्कि इसलिए कि एक्सेप्शन आ सकता है। एक एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं आपको। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको दिखाएँ, समझ में आ जाएगा। देखो, ऐसा है इसमें मान लो मैंने एक अपनी क्लास बनाई, कोई जावा की लाइब्रेरी नहीं है भाई, हम अपनी एक एक लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं। एक हमने एक हमने एक सिंपल पैकेज बनाया कॉम डॉट माइलिब, अपनी भाई अपना हम बना रहे हैं कॉम डॉट माइलिब, ठीक है? इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई, टेस्ट, ठीक है? टेस्ट नहीं, माई ड्राइवर, ठीक है? माई ड्राइवर नाम से एक क्लास बना दी। अब मुझे इस ड्राइवर क्लास को लोड करना है, ठीक है? मुझे इस ड्राइवर क्लास को लोड करना है, ध्यान से समझना, ये एग्ज़ाम्पल्स बता रहा हूँ मैं। मुझे इस ड्राइवर क्लास को लोड करना है, ठीक है? तो इसको लोड करने के लिए मैं यहाँ से पहले सब क्लीन कर दूँ, ये सब हटाऊँ। तो जिस क्लास को मुझे लोड करना है, वो जावा की कोई इंटरनल क्लास तो है नहीं भाई, एक्सटर्नल क्लास है ना? हम एक क्लास को लोड कर रहे हैं और लोडिंग इंटरनली नहीं हो रही बल्कि हम कर रहे हैं। मेन मेन बात है कि लोडिंग बाई किसी पर्टिकुलर क्लास को हम लोड कर रहे हैं, ठीक है? तो हम तो भाई किसी भी क्लास को लोड कर सकते हैं ना। अगर एक देखो जैसे एक क्लास है, क्लास नाम की ही जावा में एक क्लास होती है, उसका एक मेथड होता है फॉर नेम। इसमें स्ट्रिंग के फॉर्म में हम किसी क्लास का नाम दे करके उसको लोड कर सकते हैं। सवाल ये है कि ज़रूरी है कि हम सिर्फ़ इंटरनल क्लास का नाम देंगे, हम कोई एक्सटर्नल क्लास का नाम नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। अगर हमें एक क्लास को लोड करनी ही है, तो ज़रूरी है कि हम जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी की क्लास का नाम देंगे? जावा डॉट यूटिल डॉट दिस, या हम ये भी दे सकते हैं कॉम डॉट माइलिब डॉट माई ड्राइवर, दे सकते हैं सर। दोनों दे सकते हैं। इसका मतलब कि फॉर नेम जो मेथड है,
ये इसमें सिर्फ इंटरनल काम हो रहा है या फॉर नेम से एक्सटर्नल काम भी हो रहा है? एक्सटर्नल भी काम हो एक्सटर्नल भी रहा हो रहा है। और जब भी हम किसी एक्सटर्नल रिसोर्स से कनेक्ट होते हैं, जैसे ये क्लास डॉट फॉर नेम मेथड क्लास को लोड करता है, इसके बारे में और हम जेडीबीसी में पढ़ेंगे। तो क्लास डॉट फॉर नेम मेथड से हम किसी क्लास को लोड कर रहे होते हैं मेमोरी में। तो हम किसी भी क्लास को लोड कर सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी लोड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखो अभी बोल रहा है कि भाई अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, एक कंपाइल टाइम पे एक एक्सेप्शन आपको दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि इस एक्सेप्शन को हैंडल करिए। आप बोलेंगे भाई अभी अभी तो एक्सेप्शन तो रन टाइम एरर होता है ना, तो फिर एक्सेप्शन कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली एक्सेप्शन आ नहीं रहा है, ये प्रिकॉशनरी एक्सेप्शन दिखाया जा रहा है, आपको हैंडल करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल लाइब्रेरी पता नहीं हो कि ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, अब देखो मैंने लिखा com डॉट mylib डॉट माई ड्राइवर, ये मैंने लिखा। अब बावजूद इसके ये कोड में क्या है, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, कंपाइल टाइम पे एक एक्सेप्शन आ रहा है। क्या बोल रहा है? अनहैंडल्ड एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड। तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन मतलब ये जो फॉर नेम मेथड है, ये आपको क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे रहा है, कंपाइल टाइम पे ही दे रहा है। क्यों कंपाइल टाइम पे ही दे रहा है? इसलिए नहीं कि ये भाई नॉट फाउंड है। क्या ये नॉट फाउंड है? ये तो है ना यहाँ पे। एरर आ सकते हैं सर प्रिकॉशन। हाँ, एरर प्रिकॉशनरी एक्सेप्शन दे रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं ट्राई एंड कैच, कुछ इस तरीके। ट्राई कैच हमने लगा लिया एंड सस आउट कर लिया हमने कुछ भी समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरीके से। तो यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आ रहा था भाई? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रहा था। हमने आपको क्या दिखाया, देखिए क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन डायरेक्ट एक्सेप्शन की चाइल्ड है, मतलब ये चेक्ड एक्सेप्शन है। तो कोई ऐसा मेथड है जो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे रहा हो, एसक्यूएल एक्सेप्शन दे रहा हो, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे रहा हो, आईओ एक्सेप्शन दे रहा हो, कोई ऐसा एक्सेप्शन जो रन टाइम का पार्ट नहीं है, रन टाइम एक्सेप्शन का पार्ट नहीं, तो उसको आपको कंपाइल टाइम पे ही हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे आ रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप एक्सटर्नल रिसोर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। एक्सटर्नल रिसोर्स माइट बी अवेलेबल और नॉट, हमें नहीं पता, इसीलिए प्रिकॉशनरी ये कराया जा रहा है। तो अगर मैं रन करूं यहाँ पे सिस आउट लिख देता हूँ, क्लास लोडेड। अब आप मुझे बताओ कि रन किया तो क्या कोई एक्सेप्शन आया? नहीं सर। जब एक्सेप्शन नहीं आया तो फिर भी हमने ट्राई कैच क्यों लगाया? एक्सटर्नल रिसोर्स से आ रहा है ना, इसीलिए वो हाँ, एक्सटर्नल रिसोर्सेज से आ रहा है, इसीलिए एक प्रिकॉशनरी एक्सेप्शन आप इसको बोल सकते हो। तो जो चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं, यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि जो चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं, वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज की वजह से आते हैं, इसीलिए कंपाइल टाइम पे ही ट्राई कैच लगाना ज़रूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ये बोल रहे हैं कि चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे ही आ रहा है। अरे भैया, एक्सेप्शन आप बोलते हो कि चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे आता है, तो अगर एक्सेप्शन आता तो कैच ना चलना चाहिए? कहाँ एक्सेप्शन आ रहा है? एक्सेप्शन आता तो कैच ना चलना चाहिए। तो वो एक्सेप्शन नहीं आ रहा था, बल्कि कंपाइलर आपको फ़ोर्स कर रहा था कि नहीं, इसको पहले से हैंडल करके चलो, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि ये लाइब्रेरी है कि नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। तो एक्सेप्शन आ नहीं रहा था, बल्कि कंपाइलर ने फ़ोर्स किया। तो ऐसी बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज के लिए बनाए गए। जैसे एसक्यूएल एक्सेप्शन, आप जेडीबीसी जब डेटाबेस से कनेक्ट करोगे तो एसक्यूएल एक्सेप्शन आता है, तो कंपाइलर बोलेगा भाई देखो एसक्यूएल एक्सेप्शन का मामला है, हमें नहीं पता कि तुम्हारा डेटाबेस है कि नहीं है, ट्राई कैच लगा लो। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, हमें नहीं पता जो क्लास आप लोड करो वो है कि नहीं है, पहले से लगा लो। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, कोई एक्सटर्नल आप फाइल, अभी हम फाइल आईओ में देखेंगे, कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से फाइल रीड कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट फाइल रीड कर रहे हैं, पता नहीं आपके हार्ड डिस्क में वो फाइल है कि डिलीट हो गई है, तो वहाँ भी ट्राई कैच लगाना होगा। तो जो ऐसे मेथड हैं जो एक्सटर्नल रिसोर्स से आपको कनेक्ट करवाते हैं, वो हमेशा ऐसे एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं जिनको हैंडल करना कंपल्सरी होता है, एंड उसी एक्सेप्शन को बोला जाता है चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है? तो ये है चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन ऐसा एक्सेप्शन होता है
जिसको कंपाइल टाइम पे ही हमें हैंडल करना पड़ता है, प्रिकॉशन के तौर पे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपने नाम सही लिखा है तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि भाई ये डी का खाली लोअर केस कर दो, एक्सेप्शन आ गया। हैंडल क्यों नहीं हुआ यार? हैंडल क्यों नहीं हुआ? राइट क्लिक करके चलाते हैं। अरे! हैंडल तो होना चाहिए था। ओके, ये आई थिंक मेन मेथड ही नहीं, अच्छा, रॉन्ग नेम। रॉन्ग नेम तो ठीक है, बट हैंडल काहे को नहीं हुआ यार ये? नो क्लास डेफ फाउंड कॉम डॉट माई ड्राइवर, ठीक है, तो 1 मिनट, लॉन्च 2 है पहले। सर डॉट जावा नहीं लिखना पड़ेगा क्या उसमें? इसमें? हाँ यार, सही बोले। डॉट जावा, ना? इस तरीके से, ना? ये तो एक्सटेंशन गलत लिख दिया था, इसीलिए वो बोल रहा था कि भाई एक्सटेंशन रॉन्ग है। तो इस तरीके से देखो एक्सेप्शन आया होगा। अब जब ये भाई माई ड्राइवर डॉट जावा है ही नहीं, तो लोड कहाँ से करेगा? जब है ही नहीं तो लोड कहाँ से करेगा? इसीलिए आपको अगर भाई जब है ही नहीं तो लोड कहाँ से करेगा? तो ये इसने क्या किया भाई, एक एक्सेप्शन आया। और कौन-सा एक्सेप्शन आया भाई? अगर आप ये जानना चाहते हो कौन-सा एक्सेप्शन आया, तो आप इसी ई को प्रिंट कर दो, पता चल जाएगा। देखो, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आया। तो एक्सेप्शन तो देख रहे हो हमेशा रन टाइम पे ही आ रहा है, रन करने के बाद ही एक्सेप्शन आ रहा है। तो कंपाइल टाइम पे तो सिर्फ प्रिकॉशनरी हमें ट्राई कैच फोर्स किया गया था। और अगर आपकी भाई ये सही है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, कैच चलेगा ही नहीं। माई ड्राइवर नहीं यार, कुछ गलती हो रही है यार। क्लास डॉट फॉर नेम जो है, ये कैसे कैसे लोड करेगा यार? कुछ पहले कुछ गड़बड़ हो रही है। कॉम डॉट माईलिब डॉट माई ड्राइवर, अच्छा ये कंपाइल होगा तो इसकी डॉट क्लास फाइल हम देंगे तो वो लोड होती है ना? नहीं हो रही है। तो गड़बड़ है। क्यों बोल रहा है भाई ये हमारा नॉट फाउंड है? स्पेलिंग सही है? TRIVER। अगर हम इसको प्रॉपरली ऐसे करते हैं, ठीक है, तो क्लास लोडेड, ठीक। और अगर मैं स्पेलिंग हटाता हूँ, तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, ठीक है ना? अभी सही चल रहा है। मतलब ठीक है, एक्सटेंशन नहीं देना है भाई, चलो सही काम कर रहा है। पहले कुछ बग आ रहा था उसमें दिखा रहा था, अभी सही है। तो ठीक है, एक्सटेंशन नहीं देना आपको, ठीक है? तो अगर आप नाम गलत दे रहे हो, तो अच्छा यार इक्लिप्स में थोड़ा बग दिखाई दे रहा है ना? अभी इससे पहले भी आया था एक बग? हाँ हाँ सर। भाई प्रॉब्लम दे रहा है, क्या मतलब मामला क्या है? चलता है, कभी दिक्कत करता है। चलो अभी ठीक है। तो जैसे ही आपने गलत दिया, ठीक है, रॉन्ग आपने दिया तो भाई एक्सेप्शन आ गया, और आपने अगर सही दिया, तो भाई आपका क्लास लोड हो गया। बट ये एक ऐसा मेथड है जो एक्सटर्नल रिसोर्सेस पे डिपेंडेंट है। दिस क्लास वुड बी अवेलेबल और नॉट, सो दैट इज व्हाई ये हमें एक ऐसा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है जो एक एक चेक्ड कैटेगरी का है, और चेक्ड कैटेगरी का एक्सेप्शन आपको हैंडल करना पड़ता है कंपाइल टाइम पे। बस इतनी सी बात है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। और जो भाई अनचेक्ड एक्सेप्शन है, ठीक है, जैसे आपका इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर, जो कि ऑकर होता है बट ड्यू टू इंटरनल रिसोर्सेस। जैसे स्कैनर का मेथड है नेक्स्ट इंट, तो उसमें एक्सेप्शन आ भी सकता है भाई, नहीं भी आ सकता है ना? तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि नेक्स्ट इंट अवेलेबल नहीं होगा। तो जो इंटरनल रिसोर्सेस की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसमें आपको फोर्स नहीं करता है कंपाइलर कि भाई तुम एक्सेप्शन हैंडल करो ही करो, ठीक है? तो जैसे इस एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने आपको ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन है, तो ये सारे अगर एक्सेप्शन हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भाई ट्राई कैच लगाओगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाओगे तो भाई अपने रिस्क पे खेलो, ना? अरिथमेट जहाँ पे अनचेक्ड एक्सेप्शन आने की संभावना है, मतलब अनचेक्ड एक्सेप्शन जहाँ पे आने की संभावना है, वहाँ कंपाइलर फोर्स नहीं करता, क्योंकि वहाँ रिस्क कम होता है।
अब मैं अगर अपने पुराने वाले कोड पे आऊँ कि मैंने यहाँ पे थ्रोज़ रन टाइम क्यों लिखा? ठीक है, अब मैं ये ज़रा समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ थ्रोज़ रन टाइम क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं थ्रोज़ देखो, मैं यहाँ से वापस से आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू टेस्ट डॉट टेस्ट एक्सेप्शन। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्शन लिख देता, तो बताओ एक्सेप्शन जो है वो चेक्ड में आएगा या अनचेक्ड में आएगा या दोनों में आएगा? दोनों में आ जाएगा। दोनों में आएगा। तो इसीलिए अब जब आप थ्रोज़ एक्सेप्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि यार एक्सेप्शन एक्चुअली चेक्ड टाइप का आ रहा है कि अनचेक्ड टाइप का आ रहा है। तो जब चेक्ड और अनचेक्ड में कन्फ्यूजन है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि रिस्क कम कहाँ होगा? अगर मैं इसको चेक्ड ही मान लूँ। है ना? हाँ, चेक्ड मान लूँ तो भाई रिस्क कम होगा। हो सकता है इसके अंदर से कोई चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो किया गया हो। हो सकता है भाई क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो किया गया हो। हो सकता है भाई यहाँ पे एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो किया गया हो, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो किया गया हो। तो चेक्ड एक्सेप्शन एक्सटर्नल रिसोर्सेज़ पे चूँकि होता है, आप अगर अगर चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो किया गया होगा तो भाई ट्राई कैच लगाना कंपल्सरी हो जाता है। इसलिए नहीं कि एक्सेप्शन आ रहा है, बल्कि इसलिए कि आ सकता है ना? देखो अनहैंडल्ड, तो इसीलिए हमने यहाँ पे रन टाइम तो अगर देखो अगर आप एक लाइब्रेरी बना रहे हो और आप चाहते हो कि जो यूज़र है, जो कॉल कर रहा है इस लाइब्रेरी को, उसको कंपल्सरी हमें एक्सेप्शन हैंडल करवाना ही करवाना है, तो थ्रोस कर दो एक्सेप्शन। ऑप्शन देना चाहते हो कि भाई तुम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, अपने रिस्क पे खेलो, तो रन टाइम एक्सेप्शन कर दो। समझ रहे हैं बात को ना पूरी? हाँ सर, समझ में आ गया। तो आपका कोड है, आपका कोड किसी एक्सटर्नल रिसोर्सेज़ पे भाई किसी एक्सटर्नल रिसोर्स से कनेक्ट हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसके अंदर जो एक्सेप्शन आएगा, वो चेक्ड टाइप का आएगा। तो चेक्ड टाइप का अगर एक्सेप्शन आने वाला है, तो रन टाइम एक्सेप्शन मत कर देना, है ना? चेक टाइप का आएगा तो हो ही नहीं पाएगा रन टाइम एक्सेप्शन, हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि चेक्ड टाइप का अगर एक्सेप्शन आएगा, तो वो कंपाइल टाइम पे ही आएगा। तो कंपाइल टाइम पे जब आएगा, तो आपको थ्रोज़ एक्सेप्शन ही करना पड़ेगा और थ्रोज़ एक्सेप्शन करोगे तो इन भाई साहब को हैंडल करना ही पड़ेगा। इसलिए नहीं कि एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे आ गया, बल्कि एक प्रिकॉशनरी चीज़ है वो। तो इसीलिए हमने इसमें थ्रोज़ रन टाइम किया था क्योंकि हमारा कोई ऐसा एक्सटर्नल रिसोर्स पे कनेक्टेड वाला कोड नहीं था, सब कुछ इंटरनल रिसोर्स वाला है, तो हम भाई साहब को क्यों फ़ोर्स करें? हम फ़ोर्स नहीं कर रहे हैं इनको, ठीक है? तो ये कहानी थी भाई चेक्ड और अनचेक की, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो आप लोग। क्लियर है? हाँ, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ अनचेक्ड को नो नीड टू हैंडल, ठीक है? हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, बट हैंडल किए तो अच्छा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन आप समझ गए। मतलब आज हम लोगों ने एक्सेप्शन के बेसिक्स समझ लिए पूरे और थोड़ा एक्सेप्शन को हैंडल करने का तरीका देख लिया, थ्रोज़ समझ लिया, ट्राई कैच समझ लिया, ठीक है? एंड एक्सेप्शन के बारे में समझा, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन चेक्ड अनचेक्ड समझा, एक हायरार्की भी देखी। तो नेक्स्ट सेशन से अब हम लोग बात करेंगे फाइनली वगैरह की, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि हमने एक कोड लिखा है ना यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे इस इससे पहले जो कोड लिखा था जहाँ स्कैनर को हमने कैच के नीचे बनाया था, उसमें एक प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग कल सॉल्व करेंगे और फिर कस्टम एक्सेप्शन वगैरह की बात करेंगे। बट आज के लिए कहानी यहीं रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।